Good morning, students. This is a video lecture for class 10th. I am going to continue geography subject, chapter 2, forest and wildlife, and this is a video number, lecture number 4. सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर बात कर रहे थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, कैसे हमें उनको बचाना चाहिए, क्या क्या कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के, और हमें कितने तरह की स्पीसीज होती हैं, वो सब पढ़े थे. अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल, पॉपुलेशन पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर विच हैव लीड टू डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी. तो हमारे देश में इंडियन बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन करने का कारण क्या है, ये देखिए जो रेड लाइन से मार्क किया गया है, इस पर ध्यान दीजिए कि जो हम यहाँ पर अपने देश में शिकार करते हैं, आखेट करते हैं या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, नुकसान करते हैं, चाहे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ये सब कारण भी है हमारे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन होने के कारण है, चाहे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के. और अदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एसेसिबल इनइक्वेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शार्पिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल वेलबींग. जो अनइक्वल हम जो विभाजन करते हैं रिसोर्सेज का, वो अनइक्वल करते हैं, और जो अनइक्विटेबल कंजप्शन मतलब पुअर अधिक रिच हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पुअर कंज्यूम कम कर रहे हैं, और ये अनइक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, ये सब भी कारण है. डिफरेंट शार्पिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति हमें जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो हम ध्यान नहीं देते. तो आमतौर पर ये क्या है कि हमारे जो इन्वायरमेंट का नुकसान होता है. ओवर पॉपुलेशन भी कारण है. ये उन कंट्रीज़ में माना गया है कि जहाँ जो डेवलप कंट्री है वो ये भी मानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, ये भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का. तो एवरेज अमेरिकन, अब बात कर रहा है अमेरिकन जो कंज्यूम करते हैं 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन ए एवरेज सोलामी, कि एक औसत अमेरिकन इंसान जो है वो 40 गुना अधिक कंज्यूम करता है रिसोर्सेज के, किसके बरा कंपैरिजन में, एक एवरेज सोलामी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा कंज्यूम करता है. इसी तरह जो रिचर हैं, जो पैसा वाले लोग हैं, जो 5% जितना कंज्यूम करते हैं, वो मतलब फॉरेस्ट से जितना वो कंज्यूम करते हैं, और जो नुकसान करते हैं, जो एक बेचारा पुअर इंसान 25% यूज़ करता है, उससे ज़्यादा 5% जो अमीर हैं वो उतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं रिसोर्सेज को. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे इंडियन बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन होने का रीज़न है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रीज़न है. ठीक है, तो हम इसको कैसे, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कितना यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है और कहाँ यूज़ कर रहा है. ठीक है, फ्रॉम वेयर, हाउ मच एंड व्हाट कंज्यूमिंग, कौन कितना कंज्यूम कहाँ से कर रहा है. ठीक, तो हम यही लिखेंगे कि अमेरिकन वाला पॉइंट्स आप इस पर ध्यान देंगे, अमेरिकन वाला पॉइंट्स ध्यान देंगे. ये सब जो पॉइंट्स है इसी क्वेश्चन के आंसर हैं. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू. द बायोलॉजिकल इशू इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. सच लॉसेस हैज इंक्रीजली marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities. कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो वन में, जंगल में जो हमें केवल उनकी रक्षा करनी ही नहीं है, जो वहाँ पर वन पे जो डिपेंडेंट जो इंसान है, हमें उनकी भी रक्षा करनी चाहिए. हमें उन लोगों से जो उनकी ज़रूरतों को है उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए. ठीक है, और जैसे कि वहाँ पर लोगों को फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में फूड की, ड्रिंक की, मेडिसिन, कल्चर, ये सब जो हमें मिलता है, केवल हमें इसमें वन से केवल खाना, पानी और जो औषधि भी मिलती हैं, ये हमारे चीज़ों की क्या है, सांस्कृतिक, ये सब और स्पिरिचुअल, ये सब चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है. ठीक है, तो हमें सबका ध्यान रखना होगा. एक यहाँ पर कि जो विद इन द पुअर वुमेन अफेक्टेड मोर देन मैन, कि एक जो गरीब महिला है वो एक आम तौर के आदमी से ज़्यादा इफेक्ट करती है. इन मेनी सोसाइटीज़ वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन ऑफ फॉयल, फ्यूडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंस नीडेड. कि जो एक महिला है वो क्या करती है, खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा ज़्यादा करती है, वो ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती है. आप भी देखेंगे महिलाएं जो घर का ज़्यादा काम करती हैं, उनको पता है घर में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की ज़रूरत है. तो हमें
विज्ञान केवल वन और जो वन जीव का नुकसान कर रहा है उसका खोज नहीं कर रहा है, पर बल्कि इन सब चीज़ों पे भी जो निर्भर है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहा है। विज्ञान को इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। क्या नष्ट हो गया ये विषय नहीं है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किसकी ज़रूरत है, ये सब भी विषय है जानकारी के लिए। तो हमारे जो महिलाएँ होती हैं वो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करती हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं। ठीक है। एटलीस्ट दिस रिसोर्सेज डिपेंडेंट एंड द ड्रगरी ऑफ वुमेन इंक्रीज द समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर। मतलब महिलाएं चीज़ों की रिसोर्सेज की जिम्मेदारी निभाती हैं, वो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में 10-10 किलोमीटर की पैदल भी चलती हैं, और वो इतनी दूर जाके ये सब चीज़ों का एकत्रित करती हैं, जिसके कारण दे कॉज वो क्या करती हैं, किसी सीरियस प्रॉब्लम को भी फेस करती हैं। उनको उनके कारण नुकसान होता है, उनके ऊपर होम की, चिल्ड्रन की जिम्मेदारियां होती हैं जिसको वो बियर करती हैं, साथ में काम भी करती हैं। ठीक है, वो साथ में काम भी करती हैं और उनको ये सोशल इम्प्लीकेशन का भी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट तरीका है इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच है सर्वर ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन इंडल्ज फ्लड, कि जब महिलाएं इतना काम भी करती हैं जिसके कारण उनको और भी चीज़ें नुकसान उनके हेल्थ को भी होता है, और साथ ही ये जो फॉरेस्ट काटने से उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ये क्या फॉरेस्ट का कारण पड़ता है, सूखा, बाढ़, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है डॉट एंड फ्लड, ये सब भी कारण है डिफॉरेस्टेशन के, जिसके कारण सबसे ज़्यादा गरीब लोग को, पुअर लोग को क्या करना पड़ता है, इसको फेस करना पड़ता है। ये जितने भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं ये सब एक गरीब किसान को झेलना पड़ता है। गरीब इंसान को जो फॉरेस्ट पे या जो वन पे जीवित रहता है उसको बहुत प्रभावित होता है। केवल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वर्चुअल टू द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ इन्वायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट इन इट इज़ इम्प्लेंटिंग टू अडेप्ट द साउंड एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। हमें ऐसा कुछ कार्य करना होगा जिससे हम वनों को संरक्षण प्रदान कर सकें, हम उनको बचा सकें और हमें उनको काटने से बचाना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कंजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन के कारण और बहुत सारे चीज़ों के कारण फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी इसके कारण भी बहुत, हमें क्या करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत है, क्वेश्चन ये बनता है वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें इसलिए कंजर्व करना है क्योंकि हमें केवल वाटर, एयर और सॉइल ही नहीं चाहिए, हमें उनको भी प्रिवेंट करना है जो अलग डाइवर्सिटी के ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब अलग अलग जीन्स के, अलग अलग जेनेटिक के जो प्लांट और एनिमल होते हैं हमें उनको भी बचाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से आज चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से क्रॉप फार्मिंग हो रही है, मछली पालन भी वही हो रहा है जो पहले जैसे होता था, तो ये तो कंजर्व हो रहा है। हमें साथ ही एनिमल्स को भी कंजर्व करना है, हमें फॉरेस्ट के जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी कंजर्व करना है। तो 1960 और 70 में कंजर्वेशन डिपेंडेंट ऑन नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो उस समय एक एक्ट आया 1960s-70s में कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को प्रोग्राम चालू करना है। तो यहाँ पर कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन 1972। ये याद कर लीजिएगा कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न हुआ था इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात की जो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ को इसमें लिस्ट में लिया गया जो खतरे में हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन डेंजरस स्पीसीज़ में हमें उनको बंद करना होगा, हंटिंग मतलब हमें उनको शिकार करने से, उनको मारने से रोकना होगा, और हमें एक लीगल तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा उन सारे हैबिटेट को। तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट कि बहुत सारे जो सेंट्रल मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलके एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का फिर इस्टेब्लिशमेंट किया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पढ़ चुके हैं, और नेशनल पार्क भी, कि ये सब हमारे देश में लागू हो जिससे हम इन लोग पशुओं को बचा सकें, इन सब जीव और वन के जीवों को हम रक्षा दे सकें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें बहुत सारे एनिमल हैं जो बचाने के लिए खतरे में हैं, जैसे टाइगर हैं,
वन हॉर्न डायनासोर्स है, कश्मीरी स्टैग है और हंगल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल कौन कौन से, जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं और घड़ियाल। इन तरह के हमें क्रोकोडाइल को बचाना है। एशियाटिक लॉयन को बचाना है एंड अदर्स, बहुत सारे उसमें। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, हमें इंडियन एलिफेंट्स को ब्लैक डक जिसका नाम है चिंकारा और द ग्रेट इंडियन बस्टर गोदवाना, इन सबको हमें इस एंड स्नो लियोपर्ड, हाँ ऐसे लिस्ट में इन सब एनिमल्स का नाम है। आपको ये सब एनिमल का नाम याद रखना होगा, कौन कौन सा एनिमल को गवर्नमेंट ने लिस्ट में रखा गया था। इन सबको हमें क्या करना है कि हमें पार्शली लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग और ट्रेडिंग, हमें ऐसे जीव जानवरों को बचाना है कि हमें इनका कोई शिकार ना कर सके, इनकी एक्सटेंशन ख़त्म ना हो, ये हमारे देश में रहें। तो अभी चैप्टर इतना आप पढ़ेंगे, याद करिए जितनी चीज़ें हम बताए हैं, क्वेश्चन को आंसर को नोट करिए, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट करिए, पूरा पूरा नोट करना नहीं है, जो हम हाईलाइट किए उसको नोट करिए और लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू।